आदित्य सीटेट अकेडमी में आप सबका स्वागत है। सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी की जो है क्लास चौथी है और पार्ट 2 भी इसका हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन है, विकासात्मक शिक्षण जो है शिक्षकों को क्या मांग करता है? क्या ऐसा मांग करता है जो विकासात्मक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है? कठोर अनुशासन, युक्तियों का अनुकूलन, समान व्यवहार, केवल बौद्धिक विकास। तो इसमें से क्या मांग करता है, याद रखिएगा। तो युक्तियों का अनुकूलन सबसे बेस्ट आंसर है। क्यों बेस्ट आंसर है? क्योंकि बच्चों का विकास क्या होता है, अलग अलग गति और चौड़ों में होता है और जो है विकासात्मक शिक्षण जो है जो इस पे बहुत ही जोर देता है। इसलिए शिक्षक को बच्चों की उम्र, उनकी शारीरिक मानसिक विकास की अवस्था के अनुसार उनकी जो है शिक्षण विधियों को, अपने शिक्षण विधियों को बदलते हुए, अनुकूलित करते हुए आसानी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आंसर बी इसमें से सही है। कोई भी विद्यार्थी कब तक नहीं सीख सकता, कब तक नहीं सीख सकता? सामाजिक उद्देश्य न हो, परीक्षा का डर न हो, सीखने को तैयार न हो, माता पिता न पूछे, सीखने को तैयार न हो। थांडाइक इस बात को करते हैं तत्परता का नियम। थांडाइक के तत्परता के नियम के अनुसार जब तक कोई बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से नई चीज सीखने के लिए खुद को अंदर से तैयार नहीं करता, उसे जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। जीवन में कभी भी आंतरिक इच्छा और जिज्ञासा ही सीखने की मुख्य आधार होता है। इसलिए आंसर इसमें से सी होगा। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रकृति पर, पोषण, पर्यावरण पर, अनुकूलन पर, पाठ संशोधन पर ध्यान ये देने वाली बात है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत फिल्म देखकर बच्चों को अधिगम सिखाता है, जिसे पोषण कहा जाता है। यानी पोषण पर्यावरण के अनुसार ही वो सीख पाता है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। बंडूरा कहता है कि बच्चे अपने आसपास के समाज, माता पिता, मीडिया के माध्यम से जो व्यवहार देखते हैं उसे ही सीखते हैं। बंडूरा के अनुसार समाज और पर्यावरण से मिलने वाला वातावरण ही पोषण कहलाता है, जो व्यवहार और उनके आदतों को जो है याद रखिएगा तय करता है। यानी पोषण पर्यावरण के माध्यम से ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है पर बल दिया बंडूरा ने। नेक्स्ट देखेंगे, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस पर बल देता है? उद्दीपन अनुक्रिया पर बल देता है या लैंगिक स्तर पर बल देता है? परिश्रम बनाम हीनता पर बल देता है? सक्रिय अनुबंधन पर बल देता है? तो परिश्रम बनाम हीनता पर जो है वो बल देता है। अब एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, इसको समझ लीजिएगा। जैसे कोई बालक है, स्कूल जाने की उम्र 6 से 12 वर्ष में बच्चा क्या करेगा? नए सामाजिक, बौद्धिक कौशल, परिवेश आदि में देखता है, सीखता है। यदि वह क्या करे, यदि वह इसमें सफल होता है तो उसे परिश्रम का, सकारात्मक भावना का जो है उदय होता है। अन्यथा वह खुद कमजोर मानकर हीनता का शिकार करता है। वही एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत जो है परिश्रम बनाम हीनता पर जो है बल देता है। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान चाहिए। यह किसका कथन है? किसका कथन है कि बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान चाहिए? डार्विन का, स्किनर का, ब्रोनफेल्डर का, वाइगोस्की का? आंसर क्या होगा? वाइगोस्की का। समाजीकरण का सिद्धांत, सांस्कृतिक का सिद्धांत जो है वाइगोस्की ने दिया था। जैसे मान लीजिए वाइगोस्की कहते हैं कि यदि बच्चे का मानसिक विकास अकेले कभी नहीं हो सकता, उसके समाज, उसके संस्कृति, उसके बीच होने वाली बातचीत, अंतःक्रिया, इसलिए बच्चों को सीखने के लिए उनकी संस्कृति से जुड़े रहना बेहद ही जरूरी है। आंसर इसमें जो है डी जो है। और ये जो है यस टेट के लिए, सुपर टेट के लिए पुस्तक रामबाण की तरह काम करेगा। सी टेट में एसएसटी के लिए पुस्तक रामबाण करेगा। और ये जो है टीचिंग की सबसे बेस्ट बुक है। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई पैसा आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। मात्र 349 रुपए में 2 से 5 दिन तक आपके घर ये पुस्तक पहुंच जाएगी। ये पुस्तक जो है, इसी पुस्तक से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। हर प्रश्न के बाद व्याख्यात्मक हल दिया गया है। मेरा पूरा अनुभव इसके अंदर है। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, टेट बुक आपको लिंक दे दी जाएगी, या हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रैंगिंग और शोषण के विरोध करने वाले किशोर किस स्तर के होते हैं? किस स्तर के होते हैं भाई? पूर्व पारंपरिक होते हैं, पारंपरिक स्तर होता है, उत्तर पारंपरिक होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होते हैं। ये उत्तर पारंपरिक होते हैं। उत्तर पारंपरिक मतलब बाद वाले होते हैं। क्यों ऐसा होता है देखिएगा। कोलबर्ग क्या कहते हैं? कोलबर्ग कहता है कि उत्तर पारंपरिक स्तर, यानी कोलबर्ग के सिद्धांत संबंधित है, समाज के पुराने और रूढ़िवादी नियमों से ऊपर उठ जाता है और वो क्या करता है, वह मानवीय अधिकारों
और न्याय, या कह सकते हैं अपने के खुद के बनाए नैतिक सिद्धांतों आधार पर सही या गलत फैसला लेने लगता है, और रैंगिंग जो है शोषण का काम करने लगता है। आंसर इसमें से बेस्ट क्या है, सी होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, तो पहला है शिक्षक के अधिकार से संबंधित है, दूसरा है अनुभव और सहयोग से संबंधित है, तीसरा केवल रटने से संबंधित है, चौथा जो है बाहरी शिक्षा से संबंधित है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है अनुभव और सहयोग से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह शिक्षा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा, इसमें माना जाता है कि सच्चा और अस्थायी ज्ञान बच्चे के खुद के प्रत्यक्ष अनुभव, उसके द्वारा किया गया प्रयोग, उसके साथियों के साथ मिलकर काम करने का जो सहयोग पैदा होता है, उसे ही जो है प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, जो अनुभव और सहयोग पर जो है से संबंधित है। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि आपको चाहिए? किसी बालक को अगर पायलट बनना है तो कौन सी बुद्धि चाहिए? भाषाई बुद्धि चाहिए, गतिक बुद्धि चाहिए, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि चाहिए, स्थानिक बुद्धि चाहिए? तो गतिक बुद्धि चाहिए। याद रखिएगा, आप इसे आराम से समझ सकते हैं। कैसे? यह जो है गतिक बुद्धि का सिद्धांत जो है गार्डनर ने दिया था। गार्डनर क्या कहता है कि एयरफोर्स पायलट, डांसर हुआ या खिलाड़ी बनने के लिए शारीरिक गति वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर अंगों की गति का बेहतरीन नियंत्रण करता है, संतुलन बनाए रखता है, उसी के अनुसार अपने बुद्धि का वो विकास करता है। आंसर इसमें से बी सबसे बेस्ट है। स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांतों में जी कारक जो है क्या होता है? जी कारक किसे कहते हैं? स्पीयरमैन किसे कहता है? अनुवांशिक बुद्धि को, उत्पादक बुद्धि को, समान बुद्धि को, विशिष्ट बुद्धि को। जी कारण जो है जनरल बुद्धि कहता है, समान बुद्धि कहता है। याद रखिएगा, स्पीयरमैन कहता है प्रत्येक बालक के अंदर दो बुद्धि होती है, एक समान बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। समान बुद्धि जितनी अधिक होगी वह उतना ही वह बुद्धिमान होगा, विशिष्ट बुद्धि जितनी अधिक होगी वह उतने कौशलों में जो है निपुण होगा। यानी स्पीयरमैन के बुद्धि के दो कारक जो बताए गए हैं, जिसमें जी कारक क्या मतलब हुआ? जनरल इंटेलिजेंस या समान बुद्धि, जो एक जन्मजात मानसिक क्षमता होती है और व्यक्ति के क्या दैनिक जीवन के लगभग सभी समान कार्यों को वो काम करती है। आंसर इसमें बेस्ट क्या होगा? सी होगा। छिपी हुई वस्तु ढूंढना शिशु के किस गुण को दर्शाता है? समस्या समाधान के गुण को दर्शाता है, वस्तु अस्थायित्व को समझाता है, प्रयोग करने को दर्शाता है, सोची समझी क्रिया को दर्शाता है। तो वस्तु अस्थायित्व को जो है वो दर्शाता है। यानी कि छिपी हुई वस्तु ढूंढना शिशु के वह गुण होता है जो 8 से 9 महीने का यदि बच्चा यह समझने लगता है कि जो वस्तु सामने दिखाई नहीं दे रही है उसका भी अस्तित्व दुनिया में है, इसे वस्तु अस्थायित्व कहते हैं। यह परिभाषा जीन पियाजे ने दिया था, जिससे वह छिपी हुई वस्तु ढूंढने का जो है प्रयास करता है। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा दिया गया वस्तु अस्थायित्व से कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न इसको देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। निःशुल्क शिक्षा आपको रात 8 बजे पर डे लाइव क्लास आपको ये मिलता रहेगा, दिन में रिकॉर्डिंग क्लास आपको हम देते रहेंगे। समाज में लिंग समानता का सही पैमाना क्या हो सकता है? किसे लिंग समान का सही पैमाना आप कह सकते हैं? शिक्षकों की संख्या का, समान अंक पाने का, बाहरी प्रतियोगिता में अनुभूति का, स्कूल जो है जोड़ना का। यानी समाज में लिंग समानता का सही पैमाना क्या होगा? बाहरी प्रतियोगिताओं के अनुभव का। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था और उसने कहा था कि लिंग समानता का असली अर्थ है कि लड़कियों को भी जो है लड़कों की तरह जीवन और बाहरी गतिविधियों में भाग लेने की पूरी आज़ादी देना चाहिए। स्कूल से बाहर प्रतियोगिताओं में लड़कियों को शामिल होने देना चाहिए। इससे क्या होगा? समानता की भावना आएगा। यानी समाज में लिंग समानता का सही पैमाना बाहरी प्रतियोगिताओं में अनुमति देना सबसे बेस्ट आंसर है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए काम आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है। क्लास में कोई कमजोर, कोई तेज, कोई मध्यम, तरह तरह के बालक होते हैं, यही व्यक्ति भिन्नता है। तो व्यक्ति भिन्नता का कारण क्या है? बच्चे को फेल करने में व्यक्ति भिन्नता का ज्ञान शिक्षक के किस काम आता है? बच्चे को फेल करने में नहीं, एक जैसी शैली अपनाने में नहीं, जरूरतों के अनुसार पढ़ाने में, याद रखिएगा, और कठोर सजा देने में नहीं। ए और डी नहीं होगा, यह हो सकता है, यह हो सकता है। एक जैसी शिक्षण अपनाने में, एक जैसी शिक्षण अपनाएंगे तो व्यक्ति भिन्नता का पालन नहीं होगा। जरूरत के अनुसार पढ़ाएंगे तो व्यक्ति भिन्नता का
पालन होगा। आंसर इसमें से सी। क्यों? हर बच्चे की सीखने की गति, अभी हमने परिभाषा बताया, रुचि, उनकी मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। जब शिक्षक में इस व्यक्तिगत भिन्नता का पता होता है तो शिक्षक क्या करता है, वह कक्षा के हर बच्चों की जरूरत के अनुसार अपनी शिक्षण विधि तय करता है, उससे कोई प्रश्न न छूटे, कोई बालक सीखने में जो है अवहित न हो जाए, जिसका आंसर इसमें सी सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है, सीखने के लिए आकलन क्या करता है? सीखने के लिए आकलन आपका क्या करेगा? तो प्रेरणा बढ़ाता है, रैंक तय करता है, गेट्स पर बल देता है, केवल परीक्षा लेता है। तो प्रेरणा ये बढ़ाता है सीखने के लिए आकलन। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि सीखने के लिए आकलन क्या होता है, एक तरह का रचनात्मक प्रक्रिया है जो बालक के पढ़ाई के दौरान चलती रहती है। इससे बालकों में क्या होता है, अपनी कमियों का पता लगाने में जो है सहायता मिलती है। वे बिना डर के जो है प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अंदर से प्रेरित हो जाते हैं। इसलिए सीखने के लिए आकलन प्रेरणा जो है बढ़ाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्कूल आधारित आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ क्या है? ध्यान, परीक्षा पर ध्यान, कम नियंत्रण देना, रचनात्मक फीडबैक, केवल रैंक देना। यानी स्कूल आधारित आकलन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? रचनात्मक फीडबैक देना। क्यों? क्योंकि विद्यालय जो होते हैं तो विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है, बाहरी बोर्ड की तुलना में ज्यादा लचीला होता है। ठीक है, इसमें स्कूल के शिक्षक अपने बच्चों की कमियों को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें क्या करते हैं, वो तुरंत सुधारने के लिए रचनात्मक फीडबैक देकर उनकी सीखने की गति को घटाते बढ़ाते रहते हैं, बढ़ा सकते हैं। आंसर इसका सबसे अच्छा सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, छात्रों को कार्यों और शिल्प कृतियों का संग्रह क्या कहलाता है? क्या कहते हैं शिल्प कृतियों का संग्रह? इसमें निबंधात्मक टेस्ट, पोर्टफोलियो आकलन, समस्या समाधान और घटना डायरी पोर्टफोलियो आकलन होगा। इसी पोर्टफोलियो आकलन को ही छात्रों के कार्यों और शिल्पकृतियों का संग्रह जब लिस्ट बनाएंगे, यानी किसी बालक की सभी गतिविधियों को एक डायरी में, एक रजिस्टर में नोट करेंगे, वो पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी किसी छात्र द्वारा एक निश्चित समय अवधि में जो बेहतरीन कार्य, कलाकृति या प्रोजेक्ट व्यवस्थित संग्रह जो किया जाता है वही क्या कहलाएगा? पोर्टफोलियो आकलन कहलाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चे में रचनात्मक और उसमें क्रमिक विकास के आसानी को अध्यापक के द्वारा समझा जा सकता है। आंसर इसमें से बी सबसे बेस्ट होगा। बच्चों को क्रम प्रतिबंधित माहौल में रखने से क्या होता है, क्या होगा? अक्सर असमान बच्चे हो जाते हैं, ये सही है। कि दूसरों से को संवेदनशील बनाना, विज्ञान मेला बढ़ाना, केवल गृह कार्य देना। तो दूसरों को संवेदनशील बनाने में बच्चों को कम प्रतिबंधित माहौल में रखने से के लिए फायदा होगा। क्योंकि जब पिछड़े या वंचित वर्ग के बच्चों को बिना किसी पाबंदी समान बच्चों के साथ एक ही कक्षा में एक अध्यापक पढ़ाएगा तो क्या होगा, एक दूसरे बच्चे एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे और उन्हें नीचा दिखाने की बजाय क्या करेंगे, आपस में सहयोग करना सीखेंगे। आंसर इसमें से क्या होगा? बी सबसे अच्छा है। एकाग्र बढ़ाने के लिए समय समय पर घटाना बढ़ाना किसमें उपयोगी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधिगम अक्षमता संबंधित है, डिफेजिया में, संवेदी विकार में, ADHD एकाग्रता विकार में, या अशांत व्यवहार में। आंसर होगा एकाग्रता जो है विकार में। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बार बार पूछा जाता है। एकाग्रता विकार होता क्या है, याद रखिएगा। जैसे अगर कोई बालक एकाग्रता विकार से पीड़ित है तो वो क्या करेगा, अति क्रियाशील विकास जो है बच्चे के अंदर आएगा। यानी पीड़ित बच्चे एक जगह बहुत ज्यादा देर तक जो है वो ध्यान नहीं लगा पाते हैं। यानी ऐसे बच्चे छोटे छोटे टुकड़ों में काम को देकर अध्यापक को धीरे धीरे समय सीमा उसको बढ़ा देना चाहिए, ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए, सिखा देना चाहिए। ऐसे मोटा मोटी आप समझ सकते हैं एकाग्रता विकार वाले बालक जो है एक काम लगातार देर तक नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान एक जगह नहीं होगा, एक काम को लगातार नहीं करेंगे। तो इसलिए अध्यापक को टुकड़े टुकड़ों में काम देकर उन्हें जो है सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अशांत व्यवहार वाले बच्चों को समाज से जोड़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है अशांत वाले बच्चों को? मनोगत्यात्मक कहलाता है, पर्यावरणीय उपागम कहलाता है, जैव वैज्ञानिक कहलाता है, व्यवहारवादी कहलाता है। तो पर्यावरण उपागम कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि जो है बालक जो है यह मानता है कि अशांत व्यवहार क्या है, उसके जो है आसपास के माहौल, परिवार, दोस्त, सामाजिक संस्थाओं में सुधार करने का जो है बदला जा सकता है। यह बच्चे को समाज के साथ सही तालमेल बैठाने में जो है सबसे उपयुक्त होता है। इसीलिए अशांत व्यवहार वाले बच्चों को समाज से जोड़ना जो है पर्यावरणीय उपागम के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो है जोसेफ रेजुजुली प्रतिभाशाली बच्चों की किस परिभाषा के लिए वो प्रसिद्ध हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो 4 स्त्री के लिए,
त्रिवृत्ति के लिए, त्रिमुखी के लिए, रेखी के लिए, तो त्रिवृत्ति के लिए जो प्रमुख है इसको जो है आपको थियरी वाली क्लास में इसकी हम परिभाषा बताएंगे। बस यहाँ एक लाइन में समझ जाइए कि प्रतिभा 3 चक्रों से मिलने से बनती है, उच्च क्षमता और उच्च रचनात्मक क्षमता और जो है उच्च कार्य प्रतिबद्धता। ये डिटेल आपको हम जब इनकी क्लास लेंगे तो थियरी में पढ़ाएंगे। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है अनदेखा करना चाहिए, परीक्षा न लेना चाहिए, जरूरत अनुसार अनुकूल होना चाहिए, केवल डांटना चाहिए। अभी ये रिपीट हो चुका है। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शिक्षक को जरूरत के अनुसार अनुकूल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं बहुत तेजी से सीखते हैं, इसलिए वे सामान्य शिक्षण विधि से जल्दी उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उनके उच्च मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम या उन्हें जो है पढ़ाने के तरीके में बदलाव या अनुकूलन के अनुसार शिक्षा देना चाहिए, लिखने के लिए या कोई प्रोजेक्ट देना चाहिए ताकि वो क्लास में उबे ना। नेक्स्ट है सीखने में अक्षम बच्चों की जांच के लिए सबसे अच्छी विधि क्या होती है? सबसे अच्छी विधि किसे कहेंगे? केस स्टडी, व्यवहार रेटिंग, संरचित व्यवहार अवलोकन, रटना। आंसर होगा संरचित व्यवहार अवलोकन, सबसे बेस्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सीखने की अक्षमता वाले बच्चों में वास्तविक सुधार को जो है जांचने के लिए संरचित व्यवहार अवलोकन जो है सबसे सही होता है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि बच्चे के दैनिक हाव भाव, व्यवहार बदलाव को योजनाबद्ध तरीके से जो है नोट किया जाता है। सबसे बेस्ट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है अक्षम बच्चों को बेहतर जीवन जीने के अवसर कैसे दिए जा सकते हैं? जो है कमजोरी पर ध्यान देकर या उच्च उम्मीदें रखना या विविध कौशल जो है सिखाकर या जो है लक्ष्य न बदलना। तो जो है कमजोर बच्चों को, अक्षम बच्चों को बेहतर जीवन जीने के लिए जो है विविध कौशल को सिखा के जो है इस पे ध्यान दिया जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें अलग अलग व्यवहार के अनुसार अध्यापक को जो है कौशल और नई नई रणनीतियां सिखानी चाहिए, जिन्हें वे अपने जीवन के रोजमर्रा के जीवन में हर मोड़ पर लागू करके जीवन सफल बना सकें। नेक्स्ट आंसर है वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास में मुख्य क्या है? संस्कृति और भाषा है या केवल अमूर्त है, अलग सोचना है, सजा का डर है? तो वाइगोस्की ने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था संस्कृत व भाषा। आंसर इसमें से ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण किसके मुख्य लक्ष्य होते हैं? पारंपरिक तर्क के होते हैं, रटने की विधि के होते हैं, वैज्ञानिक विधि होते हैं, केवल भाषा के होते हैं? तो वैज्ञानिक विधि जो है होते हैं। गणित में बार बार गलती करने वाले छात्र की मदद कैसे करेंगे आप? उसे खुद उत्तर देंगे, कैलकुलेटर देंगे, स्वयं गलती ढूंढने को कहेंगे, डांट कर बैठाएंगे तो स्वयं गलती जो है ढूंढने को कहेंगे। नेक्स्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करिएगा। वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको करना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किस अन्य बुद्धि से है? किस अन्य बुद्धि से है? तो अंतर व्यक्तिक से है, प्राकृतिक बुद्धि से है, स्थानिक बुद्धि से है, अस्तित्वपरक बुद्धि से है। तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि से है। नेक्स्ट है संवेग के विज्ञान में किस बात पर सबसे कम ध्यान जो है दिया गया है? सबसे कम किस पे ध्यान दिया गया है? वह व्यक्तिगत है, संवेग पूरी क्लास में आते हैं, या जटिल पैटर्न है, शारीरिक क्रिया है? तो संवेग पूरी तरह से आते हैं, यह जो है इस पे ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आप इसमें से देखेंगे किसी समस्या को हल करने के लिए तजबूर करने वाला आंतरिक बल जो है क्या होता है? पहला है अभिप्रेरक, संवेग, व्यक्तित्व, केवल विचार सबसे आसान है, आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति, मोटिवेशन अभिप्रेरक को कहा जाता है। अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम कौन सा है? प्रेरणा, आवश्यकता, कमी है, या कह सकते हैं आवश्यकता, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, उपलब्धि, कमी है, उत्तेजना, लक्ष्य, कमी है, केवल आवश्यकता है। अगर आपको सीटेट पास होने की आवश्यकता है तो आपको प्रेरणा होगी, उसके बाद उत्तेजना होगा, लक्ष्य के प्रति आप जाएंगे, उपलब्धि होगी, कमी आपकी दूर होगी। आंसर इसमें से बी आंसर सबसे सही है। बंडूरा के सामाजिक अधिगम में मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? पहला है स्वचिंतन, प्रतिधारा, रिटेंशन, या कह सकते हैं केवल रटना या दोहराना। आंसर होगा रिटेंशन या प्रतिधारा। फिल्मों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है जोड़ देता है। ये पुस्तक स्टेट SST के लिए रामबाण की तरह काम करेगी, आपको मंगा के पढ़ना चाहिए। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप करेंगे, टेट बुक आपको लिंक दे दी जाएगी। इसमें कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, फ्री है, मात्र 349 में आपके घर तक 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। या आप हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से भी इसको परचेज कर सकते हैं। और क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।